वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज क्लास 6 की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 5। द चैप्टर इज किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल डिस्कस एंड कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हियर। ठीक है, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी सुरभि मित्तल। लेट्स बिगिन द वीडियो। एज यू नो कि हर एक चैप्टर एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होता है। क्लास 6 में एक क्वेश्चन डिस्कस किया गया स्टार्टिंग में, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है। क्या वो क्वेश्चन है? शंकरन वॉक अप टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑल रेडी टू गो एंड वोट। शंकरन देखता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स आज रेडी हैं वोट करने के लिए, तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन स्ट्राइक करता है कि हम वोट करके क्या करते हैं, और वोट करके जो हम अपना कैंडिडेट चुनते हैं, तो क्या सच में वोट करके हम अपने मनपसंद कैंडिडेट को क्या चुन सकते हैं? तो ये चीज़ उसके दिमाग में स्ट्राइक करती है। सी हाउ सम मैन बिकम रूलर। एक क्वेश्चन है कि कैसे कोई इंसान रूलर बन जाता है। रूलर यानी जो दूसरों पे रूल करे, शासन करे। Some of the rajas we read about in chapter 4 were probably chosen by the Jan, the people. But around 3000 years ago, we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen. Some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices. देखिए, अभी तक के चैप्टर में, जितने चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि ऋग्वैदिक काल में जो राजा हुआ करते थे, वो राजा इस प्रकार के नहीं थे कि उनके पैलेसेस हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास धन है, बहुत ज़्यादा वेल्थ है, नहीं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इन द लेटर वैदिक एज, जैसी लेटर वैदिक एज की हम बात करते हैं, यानी 1000 BC के बाद वाला टाइम पीरियड की हम बात करते हैं, तो उस टाइम एक वर्ड निकल के आया, जन। जन यानी ट्राइब। हमने लास्ट चैप्टर में जन और विश पढ़ा था, है ना। एक टर्म हमने पढ़ा था विश, विश बोलने से, या विश, और एक जन। इसका क्या अर्थ है? ये कई जगह आपको VISH करके भी दिखेगा। इसका क्या अर्थ है? जाति, एक ट्राइब। देखिए, पहले क्या होता था, मान लीजिए कोई फैमिली है, फैमिली में कोई हेड है, उसको बोलते थे कुलक। फैमिली के हेड को बोलते थे कुलक। जब बहुत सारी फैमिलीज मिलती थी तो वो बनाती थी विलेज, और जब बहुत सारी विलेजेस आपस में मिलती थी तो वो बनाती थी ट्राइब। ठीक है, यानी एक जन। अब उस जन का कोई ना कोई हेड होगा, यानी राजा होगा, राजन जिसे बोला जाता था उस टाइम पे। तो वो कैसे इलेक्ट होता था, कैसे हम उसको चूज करते थे? और कई बार ये देखा गया है कि जिस व्यक्ति ने बड़े बड़े यज्ञ परफॉर्म करे, बहुत बड़े बड़े बिग सेक्रीफाइसेस करे, यानी कर्मकांड, बलि वगैरह देना, तो वो भी धीरे धीरे राजा बना। यानी राजा को चूज करने की जो प्रक्रिया थी, वो ऋग्वैदिक काल से लेकर लेटर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा उसमें चेंज आया है। ऋग्वैदिक काल में हमने डिस्कस किया था 2 टर्म्स के बारे में। एक हमने किया था सभा और समिति। ये मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में रेफरेंस दिया था कि ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति होते थे, यानी राजा तानाशाह नहीं होता था, राजा अपने डिसीजन सभा या समिति के हेल्प से लेता था। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि सभा और समिति का महत्व कम हो गया, और राजा उसको चूज किया जाने लगा जिसने बड़े बड़े कर्म कांड पे फोकस किया, बलियां दी, इस तरीके के काम पे फोकस किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी विल डिस्कस अश्वमेध या हॉर्स सेक्रीफाइसेस। जैसे हमने देखा कि उसको राजा चूज किया जाता था जो बिग सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करे। उनमें से एक ऐसा यज्ञ है जिसे बोलते थे अश्वमेध यज्ञ, यानी हॉर्स सेक्रीफाइस। इसके अंदर क्या होता था? इसके अंदर अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अश्वमेध सेक्रीफाइस, ये क्या है? तो देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है, ठीक है, और घोड़ा जिस जिस एरिया को कवर करते हुए भाग के जाएगा, वो सारा एरिया जिसने घोड़े को छोड़ा है उस राजा का हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि घोड़ा किसी ऐसी टेरिटरी में गया जहाँ के राजा ने उस घोड़े को रोक लिया, तो यानी कि उन दोनों राजाओं के बीच में फिर फाइट होगी, और जो जीतेगा वो सारी टेरिटरी उसकी हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रीड भी करके आपको बता देती हूँ। अ हॉर्स वॉज लेट लूज टू वांडर फ्रीली
एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मैन। तो एक हॉर्स को छोड़ा जाता था और उसके साथ राजा के बहुत सारे व्यक्ति साथ में होते थे। इफ द हॉर्स वॉन्डर्ड इन टू द किंगडम्स ऑफ अदर राजा एंड दे स्टॉप्ड इट, दे हैड टू फाइट। अगर जिसने भी घोड़े को रोका उसे उस राजा से लड़ना पड़ेगा। दिस इज वेरी सिंपल। If they allowed the horse to pass, it means that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. और अगर उन्होंने हॉर्स को नहीं रोका और जाने दिया तो यानी कि वहाँ के राजाओं ने मान लिया है कि जो दूसरा राजा है जिसने उस हॉर्स को छोड़ा है, जो अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म कर रहा है, वो सबसे स्ट्रॉन्गर है। अब इसी के रेफरेंस में मैं आपको एक एग्जांपल दूं। आपने रामायणा में, रामायण सबने देखी होगी, उसमें लव कुश जो है वो जब भगवान राम अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करते हैं ना तो उनके घोड़े को कौन रोक लेता है? लव कुश। ये स्टोरी आपने सुनी होगी। तो यानी रामायणा में भी हमें इसका रेफरेंस मिलता है। नेक्स्ट आते हैं वर्ण सिस्टम पे। वर्ण सिस्टम, जब हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो जो हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग पढ़ा था, लास्ट 3 वर्गों को डिस्कस किया, तो वो इतने रिजिड नहीं थे। ऋग्वैदिक काल में इन चारों वर्णों को, ये चारों वर्ण बहुत अच्छे से स्थापित नहीं हुए थे। दे वर नॉट एस्टैब्लिश्ड वेरी वेल, ठीक है। लेकिन इन द लेटर वैदिक एरा या लेटर वैदिक एज में ये वर्ण सिस्टम बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाता है और बहुत रिजिड हो जाता है, यानी कठोर। इसमें यानी ब्राह्मण ना इंटरकास्ट मैरिज हो सकती, ना इंटर डाइनिंग, ना एक साथ बैठ के खाना खा सकते, यानी वर्ण सिस्टम बहुत ही गलत। इसका नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया। तो देखिए, बुक्स कंपोज्ड इन द नॉर्थ इंडिया, दैट इज द एरियाज ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड यमुना, आर रिटन इन द लेटर वैदिक एज। वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर that Rigved was composed in the area. In which area? In the northwestern part of India. Indus and its tributaries are the very important rivers of Rigvedic time, right? But when we talk about the later Vedic age, then Ganga and Yamuna were the prominent river. यानी क्या मैंने बोला कि जब ऋग्वैदिक काल की हम बात करें तो उस टाइम पे कौन सी महत्वपूर्ण नदियां थी? ऋग्वैदिक काल की कौन सी महत्वपूर्ण नदियां होती थी? तो ऋग्वैदिक काल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिवर थी इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज प्लस सरस्वती रिवर। लेकिन जब हम लेटर वैदिक काल की बात करें तो उसमें बाकी 3 वेद हम पढ़ चुके हैं वेद के बारे में, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। ये लेटर वैदिक एज में कंपोज हुए और ये कहाँ, कौन से एरिया में लिखे गए? गंगा और यमुना वाले एरिया में। यानी कि हमें पता चला कि धीरे धीरे पॉपुलेशन नॉर्थ वेस्ट से अब कहाँ शिफ्ट हो गई है? गैंजेटिक एंड यमुना वाले प्लेन्स के अंदर आ गई है, ठीक है। दीज इंक्लूड सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछेंगे कि कौन से वेद ऐसे हैं जो गैंजेटिक वैली के अंदर कंपोज किए गए हैं, गंगा वाली वैली में, गंगा घाटी वाले क्षेत्र में, तो आपका आंसर होगा सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। एंड इफ द एग्जामिनर आस्क कि कौन सा वेद है जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लिखा गया है, योर आंसर विल बी ऋग्वेद। नाउ मेन थीम्स ऑफ वेदास। अब वेद हमने जितने देखे उनकी क्या क्या थीम्स हैं? सामवेद में मेन है म्यूजिक। सामवेद यानी म्यूजिक, जितने भी मंत्र हैं अगर मंत्रों को हम म्यूजिक डाल के गाने लगें तो वो वाली चीज़ हमें कहाँ पता चलती है? सामवेद में। यजुर्वेद टॉक्स अबाउट द रिचुअल्स। यजुर्वेद किसके बारे में बताता है? रिचुअल्स, कर्म कांड के बारे में हमें जानकारी देता है, कैसे हवन करना है, कैसे सेक्रीफाइसेस होते हैं, ये सब यजुर्वेद बताता है। अथर्ववेद हमें बताता है भूत प्रेत की बातें, स्पेल्स एंड चार्म्स टू वार्ड ऑफ इविल, किसी बुरी शक्ति से बचने के उपाय, है ना, मेडिसिन, ये सब हमें अथर्ववेद में मेंशन है। और ऋग्वेदिक के लिए आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इन ऋग्वेद देयर आर 1028 टाइम्स, ओके। नाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन लेटर वैदिक एज। सो दिस चैप्टर बेसिकली डील्स विद द लेटर वैदिक एरा। द प्रीवियस चैप्टर डील विद द ऋग्वेदिक एरा एंड दिस चैप्टर मेनली डील्स विद द लेटर वैदिक एरा। सो लेटर वैदिक एज में कैसे कैसे लोग होते थे? पहले आपने ऋग्वैदिक काल में 2 चीज़ मेन पढ़ी कि ब्राह्मण वर्ग हमने देखा, कुछ क्षत्रिय वर्ग अभी पूरी तरीके से एस्टैब्लिश नहीं था, बट रूलर होते थे जिनके बहुत ही, ऐसा नहीं रूलर की जो पैलेस में रह रहे हैं बहुत वेल्थ है, बट हेड इज रूलर। अब यहाँ पे लेटर वैदिक एज में क्या सिचुएशन है, अब इसकी कहानी को देख लें एक बार। तो लेटर वैदिक एज में सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी एट दिस टाइम। कौन से? प्रीस्ट थे, पंडित हुआ करते थे,
वॉरियर्स जो लड़ते थे, फार्मर्स थे, हर्डर, ट्रेडर, क्राफ्टमैन, लेबरर्स, फिशिंग फॉक, फॉरेस्ट पीपल। तो ये अलग अलग सोसाइटीज़ के लोग, अब अलग अलग सोशल स्टेटस के अलग अलग काम करने वाले लोग हमारे सामने आए। फिशिंग करने वाले फिशरमैन भी थे, हर्डर्स भी थे जो जानवर को चराते थे। कृषि इस टाइम पे मेन हो गया। ऋग्वेदिक काल में कृषि प्रोमिनेंट नहीं था, उस टाइम पे पास्चर जिसपे जानवर चरते हैं ना, चरागाह, वो इंपॉर्टेंट थे, तो उसके लिए बैटल हुआ करती थी। लेकिन लेटर वैदिक एज में एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, एग्रीकल्चर मेन हो गया। अब इसके पीछे की अगर आप चाहें तो मैं आपको स्टोरी थोड़ी सी बता दूंगी। देखिए 1000 BCE में क्या हुआ, आयरन की खोज हुई है ना। हमने मेगालिथ्स पढ़े थे, मेगालिथ बरियल साउथ इंडिया के अंदर, लेकिन नॉर्थ इंडिया में भी 1000 BCE के आसपास आयरन की खोज हुई। आयरन की खोज होने के कारण क्या हुआ, महाजनपदास का कॉन्सेप्ट आया। महाजनपदास का मतलब क्या है कि अब लोगों ने खेती के लिए आयरन का उपयोग किया, आयरन के हल होने लगे, और जब आयरन का हल होगा तो अच्छे से जुताई कर पाएंगे, वो अपनी फील्ड को प्लोइंग अच्छे से हो पाएगा। तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा अनाज प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा अनाज होगा तो हम सरप्लस प्रोड्यूस के कारण टैक्स भी हमारा ज़्यादा हो जाएगा, टैक्स ज़्यादा होने के कारण उसको बेचा भी जाएगा, तो ट्रेड अच्छा होगा, यानी ट्रेडर्स भी होंगे। अगर मेटल कहीं पे कोई चीज़ मिल रहा है, कॉपर है, और उसमें अगर कॉपर में हम टिन को मिला दें तो ब्रॉन्ज बनता है, तो यानी मेटलर्जी का काम भी था, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अब आगे देखेंगे, सम प्रीस्ट एंड वॉरियर्स वर रिच। कुछ प्रीस्ट और वॉरियर्स बहुत रिच होते थे, क्योंकि भाई ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन थी उस टाइम पे, ब्राह्मण फिर क्षत्रिय। एज वर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर, और कुछ फार्मर्स को भी हम बोल सकते हैं कि वो भी अमीर थे, ट्रेडर्स तो व्यापारी होंगे ही। अदर्स इंक्लूडिंग मैनी हर्डर, क्राफ्टमैन, हर्डर्स, क्राफ्टमैन, लेबरर्स, फिशिंग फॉक एंड हंटर गैदरर, ये सब पुअर थे, क्योंकि इनका आपको ऑक्यूपेशन देख के पता चल रहा है, फिशिंग जो करता वो कितना अच्छे से कमा पाएगा, नहीं तो वो केवल अपनी आजीविका के लिए ही उतना करेगा। लेबरर्स जो किसी के दूसरे उसमें वेजेस, उनको डेली वेजेस पे वो काम कर रहे हैं, ये सब बात आती है। अब वर्ण सिस्टम लेटर वैदिक एज में अच्छे से एस्टैब्लिश हो गया, बहुत अच्छे से लेटर वैदिक एज में वर्ण सिस्टम था। तो सबसे पहला था ब्राह्मण, फर्स्ट क्लास क्या थी, ब्राह्मण। सेकेंड इज क्षत्रिय जो फाइट करते थे, रूलर्स थे। वैश्या, वैश्य के अंदर क्या थे, जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे। इसके अंदर कौन सा आते हैं, ट्रेडर्स, जो व्यापारी थे, वो बेसिकली इसमें आया करते थे। या फार्मर्स, तो वो भी आते थे, फार्मर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो वाली। शूद्रास यानी सबसे लोएस्ट जो सोसाइटी का उस टाइम पे था, वो था शूद्र, यानी जिनको अछूत माना जाता था, अनटचेबल्स। तो देखिए आगे आप जब मिडिवल में देखेंगे तो ये शूद्र ही धीरे धीरे क्या बोला गया, इनको अनटचेबल। आपने चंडाल के बारे में आपने कभी सुना होगा, या वो है, तो ये क्या थे, सबसे लोअर उसमें आते थे, लोअर लेवल पे शूद्रास थे। ब्राह्मण का काम क्या था, स्टडी द वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड रिसीव गिफ्ट। ब्राह्मण सबसे पावरफुल उस टाइम पे फर्स्ट नंबर पे आते थे, पढ़े लिखे थे ये, तो इनका काम था वेद को पढ़ना, पढ़ाना, कर्म कांड को परफॉर्म करना, और कर्म कांड करने के बदले में यज्ञ किया कहीं इन्होंने, तो इनको क्या मिलता था, इनको गिफ्ट मिलते थे, रिसीव गिफ्ट। सेकंड आता है रूलर या क्षत्रिय, इनका काम था बैटल्स लड़ना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करना, लड़ाई लड़ना, और उस एरिया पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लेना, उसको ले लेना, ठीक है, और लोगों की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना, तो इनका मेन काम ये था। नेक्स्ट हम देखेंगे विश और वैश्या। अब हमने एक टर्म पढ़ा था विश, है ना, इससे पहले अभी मैंने वीडियो में बताया, यानी ट्राइब, मेन मतलब है विश का ट्राइब, लेकिन विश से ही वैश्य बना। वैश्य वर्ण के अंदर क्या था, फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, ट्रेडर्स थे। बोथ द क्षत्रिय एंड द वैश्य कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, वैश्य को भी अच्छा समझा जाता था और ये भी कर्मकांड कर सकते थे, यानी यज्ञ करवा सकते थे लोग। लेकिन शूद्रास को अनुमति नहीं थी, क्योंकि ये बहुत लोअर लेवल पे इन्हें माना जाता था, तो ना तो इन्हें किसी असेंबली को अटेंड करने की, ना इनको सेक्रीफाइस परफॉर्म करने के लिए अलाउ किया जाता था। इनका बस एक काम था कि ऊपर के 3 वर्ण के लोगों को हेल्प करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनके लिए दास की तरह काम करेंगे। तो
सर्व करना, सर्व द अदर 3 ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स, दे कांट परफॉर्म एनी रिचुअल। ऑफन विमेन वर ऑल्सो ग्रुप विद द शूद्रास। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे विमेन की स्थिति की बात बताई गई है कि लेटर वैदिक काल में विमेन की स्थिति बहुत खराब हो गई। क्यों? क्योंकि विमेन को भी शूद्रा की कैटेगरी में रखा गया, शूद्र की कैटेगरी में रखा गया, और वो भी अलाउ नहीं था उन्हें कि वो वेद को पढ़ पाएँ या कोई भी सेक्रीफाइस परफॉर्म कर पाएँ। तो कितनी हालत ख़राब हो गई। अभी देखिए, इससे पहले हम ये भी डिस्कस कर चुके थे बिल्कुल इससे पहली वाली वीडियो में कि विमेन की ऋग्वैदिक काल में स्थिति अच्छी थी, क्योंकि उनको अलाउ किया जाता था कि वो रीड कर सके, वो हाइम्स को कंपोज कर सकें, है ना, मैंने बताया था, यानी मंत्रों को ऋग्वेद में लिख सकें, उनको कंपोज कर सकें। लेकिन अब उनकी स्थिति खराब हो गई थी। These groups were decided on the basis of birth, और इनका आधार क्या था? बर्थ के बेस पे, यानी अगर कोई ब्राह्मण फैमिली में जन्मा है तो वो ब्राह्मण है, अगर कोई क्षत्रिय फैमिली में जन्मा है तो क्षत्रिय है। अब मान लीजिए आज अगर कोई निम्न जाति, आजकल तो कोई नहीं है, सब बराबर है, इक्वालिटी है, डेमोक्रेसी है, तो क्या आज हम कह सकते हैं अगर कोई निम्न जाति में जन्मा है तो उसको अधिकार नहीं है कि वो आईएएस बन सके या फिर वो बहुत अच्छी जॉब गेन कर सके? ऐसा है नहीं। लेकिन पहले की सोसाइटी में ऐसा था, अगर कोई ब्राह्मण फैमिली में जन्मा है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा और उसको सारे अधिकार होंगे, वो कर्मकांड परफॉर्म करे, पढ़े, सब चीज़ अधिकार है। लेकिन अगर कोई शूद्र फैमिली में जन्मा उस टाइम पे तो उसको कुछ भी चीज़ें अलाउ नहीं की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वंस फादर एंड मदर वर ब्राह्मण, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण। तो बर्थ इसका बेसिस था। नेक्स्ट देखेंगे अनटचेबल्स। अभी मैंने बताया शूद्रा और एक वर्ड था अनटचेबल। सो दीज इंक्लूडेड सम क्राफ्ट पर्सन, हंटर्स एंड गैदरर एज वेल एज पीपल हु हेल्प परफॉर्म बरियल एंड क्रीमेशन। जो लोग लोगों को दफनाने में या मान लीजिए साफ सफाई क्या काम करने में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको अनटचेबल समझा जाता है, यानी अछूत, ऐसा हिंदी अगर ट्रांसलेशन करें तो। द प्रीस्ट सेड दैट कॉन्टेक्ट विद दीज ग्रुप्स वर पॉल्यूटिंग। तो ऐसा माना जाता था कि अगर इन लोगों को देख भी लिया या इनसे मिल भी लिए तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। ऐसा उस टाइम पे देखिए कितनी नैरो माइंडेडनेस थी लोगों में। लेकिन चलिए, आज अनटचेबिलिटी इंडिया में नहीं है। आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा होगा कि आर्टिकल 17 के अंदर अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया है। नेक्स्ट इज पॉटरी की अगर हम बात करें तो पीजीडब्ल्यू का मतलब होता है पेंटेड ग्रेवेयर। पीजीडब्ल्यू इज पेंटेड ग्रेवेयर। इसमें क्या था, ये कुछ इस तरीके की दिखती थी। अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगी, और बहुत ही ये टच करने में बहुत ही स्मूथ सरफेस था इनका, बहुत ही फाइन थी, और ये बहुत ही स्पेशल ओकेजन पे यूज़ की जाती थी। तो लेटर वैदिक एज की क्या खास बात है कि हमें कौन सी पॉटरी मिली है? पीजीडब्ल्यू काइंड पॉटरी वहाँ पे मिली है। अब देखिए, they made earthen pots. Some of these were green color, others were red. One special type of pottery found at these sites is known as painted ग्रेवेयर। तो पेंटेड ग्रेवेयर में ग्रे कलर कुछ इस तरीके का ये दिखता था। ये लेटर वैदिक एज में यूज होता था पॉट बनाने के लिए। नेक्स्ट टर्म आता है जनपद, जनपदाज या जनपद हिंदी में बोलेंगे। देखिए, ये दो शब्दों से मिलके बना है। कौन से दो शब्द हैं इसके अंदर? एक तो है जन और एक है पद। जन और एक है पद, यानी जहाँ पे लोगों ने पहले अपने पैर एकदम क्या बोलेंगे, जहाँ पे लोगों ने अपने पैर जमाए, उसका नाम जनपद हो गया। ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे वो अपनी ट्राइब को बहुत विशेष मानते थे, अपनी ट्राइब के प्रति वफादार थे। लेकिन लेटर वैदिक एज में धीरे धीरे जन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो कि जनपदाज इम्पॉर्टेंट हो गए, यानी टेरिटरी, लैंड इम्पॉर्टेंट हो गया। वो जगह जहाँ पे किसी ट्राइब ने अपने पहले पैर जमाए, वो जगह उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो गई, ना कि ट्राइब। तो देखिए कितना अंतर आ गया। हमने पहले ही ऋग्वैदिक काल में पुरु, यदु, भारत, ये ट्राइब्स देखी। इन ट्राइब्स में मेन क्या था? जो भी लोग भारत ट्राइब से जुड़े हैं तो वो किसके प्रति वफादार होंगे? भारत ट्राइब के लिए। जो पुरु ट्राइब के लोग होंगे वो पुरु ट्राइब के लिए वफादार होंगे। लेकिन अब वाली जो ट्राइब्स आप देखेंगे, जो अब वाले लोग हैं वो किसी ट्राइब के लिए वफादार नहीं है,
उनको एलिजेंस नहीं पे करेंगे। वो कहाँ पे, जनपदास, यानी जहाँ पे उनके पैर पड़े, जिस लैंड पे उनके पैर पड़े वो लैंड उनके कंट्रोल में है और उसके लिए वो वफादार हैं। ठीक है, तो द राजाज हु परफॉर्म दीज बिग बिग सेक्रीफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजा ऑफ जनपदा रेदर देन जन। तो अब वो राजा जो उस टाइम पे था, अब वो उस टेरिटरी का, उस लैंड का राजा हो गया। तो अब राजा का महल भी होगा, राजा के पास बहुत पैसा भी होगा। ठीक है, द वर्ड जनपदा लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन। जो चीज़ मैंने बताई, जहाँ पे जन ने अपने पैर को जमाया, जन सेट इट्स फुट, वो लैंड उनके लिए अब इम्पॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट एक्सकावेटेड साइट्स हम देखते हैं लेटर वैदिक एज में कौन कौन सी साइट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ चीज़ों को एक्सकावेट किया है, उसमें पहला है पुराना किला हस्तिनापुर मेरठ में। तो देखिए हस्तिनापुर तो मेरठ में है, ये ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक एज की साइट्स आपको बता रहे हैं। और पुराना किला दिल्ली, उस टाइम पे इसको बोलते थे इंद्रप्रस्थ। ये कौन सी जगह थी, इंद्रप्रस्थ। और एक है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइट, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा ये एटा में है और ये उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है एटा। ठीक है, दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स। और जब वहाँ पे एक्सकवेशन किया गया तो वहाँ पे देखा गया कि लोग उस टाइम पे हट, झोपड़ी में ही रहते थे, जानवर रखते थे और भी बाकी एनिमल थे, लेकिन उनके पक्के घर नहीं थे। उस टाइम पे कैसे मड सेटलमेंट होते थे, मड सेटलमेंट होते थे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि लेटर वैदिक एज में जो साइट्स हैं उनकी क्या करेक्टरिस्टिक हैं, तो आप पहले बोलेंगे कि वहाँ के लोग हट में रहते थे, मड सेटलमेंट थे। दूसरा, वो कैटल रखते थे, यानी जानवरों को पशुपालन उनका मेन कार्य था। ठीक है, नेक्स्ट है, दे ऑल्सो ग्रीव अ वेराइटी ऑफ क्रॉप। साथ में एग्रीकल्चर भी था कुछ कुछ लेवल पे, राइस, वीट, बार्ले, पल्स, शुगर केन, सेसमे एंड मस्टर्ड, ये उनकी मेन क्या थी, क्रॉप्स ही जिनको वो उगाया करते थे। एक चीज़ आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट है, अतरंजी खेड़ा एक वो भी साइट है जहाँ से हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ आयरन मिला है, अतरंजी खेड़ा से, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इज महाजनपदास। अभी तो हमने जनपद देखे, अब ये जनपद बड़े बड़े होते 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 क्या बन गए, महाजनपद। मान लीजिए एक पर्सन है, एक मैं बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, एक पर्सन है ए, उसने इस लैंड को जीता, फिर इस वाले लैंड को भी जीता, इस वाले लैंड को भी जीता, ये अभी जनपद था। अब जब ये सारे मिलके पूरा लैंड इसी का हो गया तो ये बन गया महाजनपद, एक बड़ा एरिया, एक बड़ी टेरिटरी। ठीक है, तो 2500 साल पहले, आज से अगर हम 2500 साल पहले देखें तो ये बात हो रही है अराउंड कितना, 600 BC की। कितने टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, 600 BC के आसपास के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो अब जनपदास क्या बन गए, महाजनपद बन गए, यानी एक बड़ा टेरिटरी बन गए। अब इनकी कैपिटल सिटी भी होगी। अगर कुछ जैसे आपने देखा कि भाई यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ है ना, एक टेरिटरी है यूपी और उसकी कैपिटल है, तो ऐसी महाजनपदास की भी अब कैपिटल होने लगी। और वो फोर्टिफाइड होते थे, फोर्टिफाइड यानी कि दीवार से, उनकी बड़ी बड़ी दीवारों से वो घेराबंदी करे रखते थे, पूरा सिक्योर्ड सेटलमेंट था। ठीक है, दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड इन। फोर्टिफिकेशन का ही मतलब इन्होंने यहाँ पे बताया, इसका मतलब उस सिटी को, उस लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ क्या करते थे, बड़ी बड़ी दीवार बनाते थे। और वो दीवार में क्या मटेरियल यूज होता था, उस टाइम पे सीमेंट तो था नहीं, तो उस टाइम पे वुड, ब्रिक या स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट, ये मैप मैं आपको समझा देती हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैप। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ महाजनपद्स हैं, टोटल नंबर ऑफ महाजनपद हैं 16। कितने महाजनपद हैं, 16। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के देखेंगे। सबसे पहले हम कहाँ के देखेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के। अगर मैं दिखाऊं तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अगर आप देखें तो सबसे पहला है गांधार। गांधार ये आज के अफगानिस्तान का पार्ट है। गांधार, ये इसकी कैपिटल क्या है, तक्षशिला। क्या, तक्षशिला। एक गांधार हो गया। सेकंड है कुरु। कुरु ये नॉर्थ इंडिया का है, कुरु। इसकी कैपिटल थी हस्तिनापुर। कुरु की कैपिटल हस्तिनापुर थी, यानी कि ये मेरठ वाले रीजन के आसपास था। फिर नेक्स्ट है पांचाल। पांचाल मिडिल गेंजेटिक वैली। मिडिल गेंजेटिक वैली यानी कि अगर हम यूपी में मिडिल गेंजेटिक वाला पार्ट देखें तो वहाँ पे पांचाल वाला महाजनपद होता था। ये यूपी में है, कुरु भी यूपी में है, पांचाल भी यूपी में है। कोसल,
कोसल भी यूपी में है और इसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? श्रावस्ती। श्रावस्ती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि महात्मा बुद्ध से भी रिलेटेड है, तो इसको तो रट लेना क्योंकि ये आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने कौन कौन से देखे, एक बार मैं अलग कलर से आपको बता देती हूँ, इसको हम रिटेन करेंगे, दोबारा से रिकैपिचुलेट करेंगे। गांधार एक बताया, फिर हमने कुरु देखा, फिर हमने पांचाल देखा और श्रावस्ती, 4 बताए। अब आगे के डिस्कस करते हैं। देखिए, और मैं इसको जूम कर देती हूँ। अब अगर आप नीचे डेक्कन वाले रीजन में देखेंगे या नीचे, ठीक है, मालवा वाला रीजन, मालवा कौन सा रीजन है चिल्ड्रेन? मालवा बोलते हैं उज्जैन। आपने महाकालेश्वर मंदिर सुना है? वो उज्जैन में है, शिव जी का मंदिर। ठीक है, तो वही मालवा रीजन है। हमेशा याद रखना, जब भी मालवा की बात आए तो उज्जैन वाला एरिया। तो उज्जैन की जो था उससे रिलेटेड कौन सा महाजनपद था? उज्जैन का ही पहला नाम मान लो क्या है? अवंती। क्या था? अवंती। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट महाजनपद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवंती कहाँ पे है इसकी प्रेजेंट डे लोकेशन? मालवा, उज्जैन के पास। ठीक है, एक और देखा हमने। अब हम देखते हैं अंग। अंग, इसकी कैपिटल थी चंपा। अंग की कैपिटल क्या थी? चंपा। ठीक है, और अवंती की कैपिटल क्या थी? उज्जैन। उज्जैन, अंग की चंपा, अवंती की उज्जैन। ये दोनों हमने देख लिए। अंग आज के बिहार वाले एरिया में आता है। बिहार और वेस्ट बंगाल, आप मान लीजिए आज का अगर प्रेजेंट डे देखें तो ये वेस्ट बंगाल वाले एरिया में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौशाम्बी। कौशाम्बी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिर से यूपी में आ गया। कौशाम्बी कहाँ पर है? यूपी के अंदर। यूपी में आपने प्रयागराज यानी इलाहाबाद का नाम सुना होगा, तो वहीं पर है कौशाम्बी। ठीक है, और कौशाम्बी की कैपिटल, कौशाम्बी के लिए कौन सा महाजनपद था? वत्स। वत्स महाजनपद का नाम है और उसकी कैपिटल थी कौशाम्बी, जो आज के इलाहाबाद यानी प्रयागराज रीजन में है। उसके बाद आता है मगध। मगध एक महाजनपदा है और उसकी कैपिटल क्या थी? राजगीर या राजगृह, कुछ भी बोल सकते हैं, राजगीर। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो जाती है। पहले राजगीर थी, धीरे धीरे बदल के बाकी शासक वहाँ पे जो आए उन्होंने उसको चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया। फिर नेक्स्ट आता है, एक और आपकी बुक में मेंशन है, वो है वज्जी। वज्जी, वज्जी, ये आज के बिहार में है वज्जी, और इसकी कैपिटल क्या थी? वैशाली। वज्जी की कैपिटल क्या थी? वैशाली। अब मुझे आपको लगता है कि सारे के सारे महाजनपद आज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। पहले हम यूपी के जितने महाजनपदा हैं उसको डिस्कस करते हैं। कुरु, कुरु की कैपिटल है हस्तिनापुर। बाद में इनकी कैपिटल इंद्रप्रस्थ भी हो जाती है। इंद्रप्रस्थ यानी जो आज दिल्ली का एरिया है। सेकंड है पांचाल। पांचाल भी यूपी के अंदर है। पांचाल की भी 2 कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन आपकी बुक में नहीं है, इसीलिए मैं बस उसको लिखवा नहीं रही, आपको वर्बली बता देती हूँ। एक है अहिक्षेत्र और एक है कामपिल्य। नेक्स्ट है कोसल। कोसल महाजनपदा की जो कैपिटल थी वो थी श्रावस्ती, ये भी यूपी में है। उसके बाद है कौशाम्बी। कौशाम्बी कैपिटल है वत्स महाजनपदा की और ये भी यूपी में है। अब बात करते हैं बिहार में कौन से महाजनपदा हैं। तो बिहार में आपकी बुक में 2 हैं, वज्जी जो वैशाली में है और एक है मगध जो जिसकी कैपिटल क्या है? राजगीर। वज्जी की कैपिटल वैशाली। अब जो है अंग, इसकी कैपिटल है चंपा और ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। साउथ इंडिया में या सेंट्रल इंडिया में, साउथ इंडिया गलत रहेगा बोलना, ये एमपी का पार्ट है। अवंती एमपी में आज के उज्जैन वाले एरिया में अवंती जो महाजनपदा है उसकी कैपिटल क्या थी? उज्जैन। आपको बुक में एक चीज़ मेंशन नहीं है, मैं वर्बली बता देती हूँ उस चीज़ को। अवंती की 2 कैपिटल हुआ करती थी, एक महिष्मती और एक उज्जैन। तो आप बस उज्जैन को ही याद रखिए, ठीक है। इतना आपसे 6th क्लास में एग्जाम में इतना हार्ड नहीं पूछेगा, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैंने इसको बता दिया। नेक्स्ट देखेंगे, फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। अब मैंने आपको बताया कि जो भी कैपिटल्स थी महाजनपदास की या महाजनपद वाले जो भी एरिया थे उनको फोर्टिफाई कर दिया जाता था, यानी उनकी किलाबंदी कर दी जाती थी। तो ऐसा क्यों होता था? किलाबंदी करने का कारण है प्रोटेक्शन, बाकी राजाओं के अटैक से बचना। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वॉन्टेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल अराउंड दैट सिटी। सेकेंड कारण इसमें बताया गया है कि राजा इतनी बड़ी बड़ी वॉल इसलिए बनाते थे ताकि वो दिखा सकें कि वो कितने ज़्यादा रिच हैं और पावरफुल हैं, तो वो बड़ी सुंदर सुंदर वॉल बनवाते थे लोगों को आकर्षित करने के लिए।
ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजीली बाय किंग। साथ ही साथ तीसरा फैक्टर ये था कि जो लोग और जो एरिया उस फोर्टिफिकेशन के अंडर है, उसके अंदर वाला एरिया जो भी है, तो वो उस पर किंग बहुत अच्छे से और कंट्रोल कर पाएगा। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। अब इतनी बड़ी बड़ी अगर दीवार बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की भी आवश्यकता होगी, ठीक है। तो बहुत सारी लाखों में ब्रिक्स और स्टोन लाए जाते थे, उनको प्रिपेयर किया जाता था। दिस इन टर्न मेंट एनॉर्मस लेबर, और बहुत सारी इसके लिए लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना, बहुत सारे लोग चाहिए होंगे। तो इसीलिए क्या था, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलता था उस टाइम पे, ठीक है। उसमें विमेन भी थी, चिल्ड्रन भी थी, मैन, सब मिलके इसको काम को करते थे। अब बात करते हैं जो अब ये राजा हुए, अब इनके भाई महल भी आ गए, किलाबंदी भी हो गई। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने सुनी होगी कि जो राजा होता है उसकी अपनी सेना भी होती है। तो यहाँ पे आर्मी की भी बात कर लेते हैं। जो द न्यू राजाज नाउ बिगिन मेंटेनिंग आर्मी, तो अब उनकी आर्मी भी होती थी। सोल्जर्स को रेगुलर सैलरी दी जाती थी, ठीक है। और सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क कॉइन, और उनको कैसे पे किया जाता था, जो अर्लीस्ट कॉइन है हमारे, पंच मार्क्ड कॉइन बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? पंच मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है। और ये सिल्वर के थे, सिल्वर के थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया कि टैक्स भी लगेगा क्योंकि अब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया है। तो टैक्स ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर, बहुत सारे लोग अब कृषक थे, फार्मर थे। तो यूजुअली द टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ वॉट वॉज प्रोड्यूस। तो कितना टैक्स हुआ करता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/6। यानी अगर पूरा उनका, मान लीजिए प्रोडक्शन मैं मानूँ 60 kg प्रोडक्शन हो रहा है, 60 kg प्रोडक्शन है, तो उसका 1/6 पार्ट यानी 10 किलो राजा के पास जाएगा, ठीक है। तो दिस वॉज नोन एज भाग और शेयर। और टैक्स को हम क्या क्या बोलते थे? भाग या शेयर भी बोलते थे। तो आपने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे टैक्स जो है पैसे की फॉर्म में नहीं दिया जा रहा, बल्कि प्रोड्यूस की फॉर्म में दिया जा रहा है। जो भी चीज़ प्रोड्यूस की जा रही है, जिसकी भी खेती हो रही है, जो भी चीज़ है, उसी की फॉर्म में राजा को टैक्स चुकाया जा रहा है। देयर वर टैक्स ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल। अब मान लीजिए कोई क्राफ्ट पर्सन है जो मान लो मेटल का कुछ काम कर रहा है या पॉटरी बना रहा है, तो उस पर भी टैक्स लगता था। अब वो कैसा टैक्स देगा? तो दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर। तो उन लोगों से श्रम कराया जाता था, यानी लेबर की फॉर्म में काम कराया जाता। जब भी कभी लेबर की आवश्यकता होती थी तो उन लोगों को बुलाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अ वीवर और अ स्मिथ में हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। तो अगर हम बात करें वीवर की या स्मिथ की, जो लुहार होता है ना, वो राजा को घर काम किया करता था। हर्डर्स को भी टैक्स लगाया जाता था इन द फॉर्म ऑफ एनिमल एंड एनिमल प्रोड्यूस। जो हर्डर्स थे भाई, वो जानवरों को चराते थे, जानवरों को रखते थे। तो जानवरों के जो भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध है ना, या फिर मान लीजिए जो भी उनसे हमें मिलता है, कोई सिल्क वॉर्म की रियरिंग कर रहा है तो उससे जो सिल्क बना, इस तरीके से जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो राजा को दिए जाते थे। देयर वर ऑल्सो टैक्सेज ऑन गुड्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। और उन पे भी टैक्स लगता था जो व्यापार हुआ करता था। हमारे इंडिया में एंशियंट टाइम से ही व्यापार हो रहा है, तो उस पर भी टैक्स लगाया जाता था। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखा होगा कि ट्रेड होता था, है ना। कार्नेलियन आपने देखा कि जो लोथल का इम्पॉर्टेंट स्टोन है वो एक जगह से दूसरी जगह लाया गया। लोथल के अंदर डॉकयार्ड्स आपको मिले, यानी ट्रेड का एविडेंस था। तो एंशियंट टाइम से ही इंडिया में ट्रेड हो रहा है। जब से हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तब से हमें ट्रेड के बारे में पता है। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू राजा। और जो हंटर एंड गैदर थे, जो भाई फॉरेस्ट से कुछ भी चीज़ कलेक्ट करके या हंट, जानवरों का शिकार करके अपनी जीविका चलाते थे, वो भी राजा को उस फॉर्म में टैक्स दिया करते थे। चलिए, मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ण लेड डाउन बाय ब्राह्मण। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने जो वर्ण सिस्टम था उसका अपोज किया, उसको अपोज किया। वर्ण सिस्टम किसकी देन थी? ब्राह्मण लोगों की, क्योंकि ब्राह्मण लोग उसमें सबसे सुप्रीम थे, सबसे हाईएस्ट लेवल पे थे। तो वो नहीं चाहते थे कि उनकी जगह कभी कोई और ले, यानी वो क्षत्रियों को भी उन्होंने कभी पावरफुल नहीं होने दिया। तो इसीलिए बहुत से लोगों ने उसका विरोध किया। कैसे? सम किंग्स थॉट दैट दे वर सुपीरियर टू द प्रिस्ट। वही बात आ गई, क्षत्रिय लोगों को लगा कि भाई हम पावरफुल हैं, ब्राह्मण क्यों होंगे, तो इसीलिए उन्होंने अपोज किया। अदर्स, कई लोगों को लगा कि बर्थ एक बेस नहीं हो सकता है डिसाइड करने के लिए कि आप कौन से वर्ण के हैं,
ठीक है। सम पीपल फेल्ट दैट देयर शुड बी नो डिफरेंसेस अमंग दिस पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। तो ऐसा डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि भाई ऑक्यूपेशन के बेस पे भी आपने ये कर दिया कि जो ये काम कर रहा है, जो क्रिमेशन या बरियल का काम कर रहा है, उसको आपने शूद्र बोल दिया है, अनटचेबल, ये गलत है। अदर फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल। कई लोगों का तर्क ये था कि सभी लोग यज्ञ करेंगे, सभी लोग कर्मकांड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विमेन एंड शूद्र उसको नहीं करेंगे, ठीक है। कई लोगों ने अनटचेबिलिटी का भी विरोध किया। देर वर मैनी एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट सच एज नॉर्थ ईस्ट वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस वर नॉट शार्प। देखिए, ये बहुत ही तारीफ की बात है कि हमारी इंडिया में एक पार्ट ऐसा था जो इन सब चीज़ों से बहुत ही अछूता था, यानी कि वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं इतनी देखने को मिली, इतने शार्प डिफरेंसेस नहीं थे। जैसे वो कौन सा पार्ट है? नॉर्थ ईस्ट, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा पार्ट, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कहलाता है। यहाँ पे इस तरीके का सिस्टम नहीं था कि वर्ण सिस्टम है, अनटचेबिलिटी है, अनटचेबल के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये सब देखने को यहाँ नहीं मिला। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा पार्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे चेंजेस इन एग्रीकल्चर, किस तरीके से एग्रीकल्चर में चेंज हुआ। देयर वर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर, दो चेंजेस एग्रीकल्चर में आपको बताए गए हैं। वन वॉज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लॉशर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आयरन के हल का यूज़ होने लगा, और आयरन का हल का यूज़ होने से अब ज़्यादा अनाज प्रोड्यूस होने लगा। सेकेंड, people began transplanting paddy. This meant that instead of scattering seed on the ground from which plants would sprout, saplings were grown and then planted in the field. तो अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। पैडी ट्रांसप्लांटेशन सबसे पहले महाजनपदास के टाइम पे देखा गया। जब कभी चावल की खेती की जाती है ना, तो एक तो तरीका ये होता है कि आपने सीड्स को बिखेर दिया पूरे फील्ड में और फिर वो प्लांट ग्रो हुआ। लेकिन ट्रांसप्लांट करना यानी आपने पहले छोटी छोटी जो पौध होती है ना, बोलते हैं ना सेपलिंग्स, छोटे छोटे पौधे आपने पहले ही उगा लिए और उसके बाद उनको फील्ड में लगाया, जिससे प्रोडक्शन ईजियर हो गया। तो पैडी ट्रांसप्लांटेशन का अर्लियर एविडेंस हमें महाजनपदास के टाइम पे भी मिल गया। ये नहीं कि ये टेक्निक आज की है, ये टेक्निक एंशियंट टाइम की है, ठीक है। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, तो इससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। जनरली स्लेव मैन एंड विमेन, दास या दासीज एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, जिनको हम काम काराज बोलते थे, वो लेबर की तरह फील्ड पे काम करते थे। तो जो लेबर की तरह फील्ड पे काम कर रहा है वो कौन लोग होते थे? एक तो शूद्र कैटेगरी में विमेन भी आ रही हैं या शूद्र मैन भी आ रहा है, और साथ साथ वो लोग जिनकी अपनी ज़मीन नहीं थी, एग्रीकल्चरल लेबर की तरह, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर जो थे उनको काम काराज बोलते थे, वो भी इन फील्ड पे काम किया करते थे। अब हम मगध के बारे में, हमने इतने सारे महाजनपदास देखे, आपके लिए दो इंपॉर्टेंट हैं, एक है मगध और आई थिंक एक बुक आपकी बुक में वज्जी है, तो उन दोनों को हम एक बार देख लेते हैं। मगध सबसे इंपॉर्टेंट है। मगध आज की अगर प्रेजेंट डे लोकेशन देखें तो ये बिहार में है, ठीक है। बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदा इन 200 ईयर्स। मैनी रिवर्स सच एज गंगा एंड सोन फ्लो थ्रू मगध। तो मगध में कौन कौन सी रिवर्स फ्लो होती है, यानी मगध कौन सी नदियों के किनारे बसा है? तो एक गंगा और सोन गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। सेकेंड, दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, अगर जो चीज़ नदी के किनारे टाउन बसा होगा तो नदी होने के कारण वहाँ पे बोट भी होगा और बोट से इजीली क्या हो सकता है? ट्रेड हो सकता है, व्यापार हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन था। वाटर सप्लाईज मेकिंग द लैंड फर्टाइल, और लैंड भी फर्टाइल था, नदियाँ थी। तो पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड, कुछ पार्ट जो था मगध का उसमें बहुत बड़े बड़े जंगल थे, फॉरेस्टेड था, तो वहाँ पे एलिफेंट्स बहुत हुआ करते थे। तो इसीलिए सबसे पहले जो वॉर के अंदर, युद्ध के अंदर हाथियों का इस्तेमाल हुआ वो मगध के ही राजाओं ने किया। तो एलिफेंट्स का इस्तेमाल कहाँ पे होने लगा? मगध में सबसे पहले हुआ। जो फॉरेस्ट में रहते थे उनको कैप्चर किया जाता था, ट्रेन किया जाता था आर्मी के लिए। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउस, और सबसे जो बेसिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल था उस टाइम पे वो था लकड़ी, क्योंकि फॉरेस्ट थे तो फॉरेस्ट से इजीली क्या मिल सकता है? लकड़ी। तो इसीलिए बिल्डिंग्स में भी और हाउसेज में भी लकड़ी का यूज़ किया गया, रथ बनाने के लिए, पहिया बनाने के लिए, ये सब चीज़, ठीक है। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर। मगध के अगर दो इंपॉर्टेंट राजाओं की हम बात करें तो वो हैं बिंबिसार और अजात शत्रु। अजात शत्रु यहाँ पे लिखा है लेकिन ये अजात शत्रु है, ठीक है। अजात शत्रु, या फिर हम जो पुराने टेक्स्ट हैं उसमें पाली लैंग्वेज है, या इसीलिए इसमें थोड़ा वेरी किया है। तो बिंबिसार और अजात शत्रु थे, और ये हरियंक डायनेस्टी के थे। इनका राजवंश कौन सा था? हरियंक।
तो बिंबिसार और अजात शत्रु कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? हरियंक डायनेस्टी से, ठीक है। महापद्मानंद वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर। तो महापद्मानंद भी ऐसे रूलर हैं जिन्होंने मगध पे शासन किया है, ठीक है। और राजगृह जो आज का राजगीर है वो इसकी कैपिटल हुआ करती थी मगध की। बाद में पाटलिपुत्र जो आज का पटना है वो इसकी कैपिटल हो गई। अब देखिए आपने जो राजाओं के नाम पढ़े, एक बिंबिसार अजातशत्रु ये हरियंक डायनेस्टी के हैं, एक आपने देखा महापद्मानंद ये नंद डायनेस्टी के हैं। जब हरियंक डायनेस्टी खत्म हो जाती है तो उसके बाद बहुत सारी और डायनेस्टी आती हैं, तो उनमें से एक ही थी नंद डायनेस्टी। तो उसी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे महापद्मानंद। जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया तो उस टाइम पे मगध में नंद डायनेस्टी ही थी और उसका लास्ट रूलर जो था धनानंद वो उस टाइम पे यहाँ शासन कर रहा था, ठीक है। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। पहले राजगीर थी, देन द कैपिटल शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र जो आज का पटना है, ठीक है। एक चीज़ और, एलेक्जेंडर जो मैसेडोनिया था यूरोप में, आप इसकी लोकेशन देखेंगे मैसेडोनिया की, वहाँ से एलेक्जेंडर आया। ये ग्रीक पर्सन था, ठीक है, ग्रीस से आया और इसने इसका इच्छा थी कि पूरे वर्ल्ड को जीते, है ना, पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करे। बट डिड कंकर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया एंड केम टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसने इजिप्ट को कंट्रोल कर लिया, वेस्ट एशिया को कंट्रोल किया और धीरे धीरे इंडिया पहुंचा, ठीक है। तो इंडिया पे ब्यास रिवर तक पहुंच गया। हमने झेलम की ट्रिब्यूटरीज देखी हैं, कौन कौन सी? इंडस की ट्रिब्यूटरीज हमने देखी हैं, झेलम है, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था, JCR बस। तो ये ब्यास रिवर तक पहुंच गया था, ठीक है। व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर, जब ये आगे और बढ़ना चाहा तो इसके सोल्जर्स वही थक चुके थे क्योंकि ग्रीस से इसने स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी और ये भारत पहुंचा। तो कितना लंबा सफ़र था, तो उस टाइम पे सोल्जर्स ने आगे बढ़ने के लिए मना कर दिया। तो ये इसका इन्वेशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वज्जी, जो कहाँ पे है? वज्जी कहाँ पर है? वज्जी इज़ इन वैशाली। वज्जी की कैपिटल क्या है? वैशाली। ये प्रेजेंट डे बिहार में है। Magad became a powerful kingdom. Vajji with its capital at Vaishali, Bihar was under different form of government known as गण और संघ। तो आपके लिए ये चीज़ क्या है? देखिए, दो तरीके की शासन प्रणाली होती है। एक है मोनार्की यानी तानाशाह जिसमें राजा ही सब कुछ है, और एक है गण संघ यानी रिपब्लिक, ओलिगार्की भी बोलते हैं इसको। देखो एक टर्म और है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओलिगार्की, GARCHY। रिपब्लिक वो होते हैं जिसमें राजा निरंकुश नहीं होता, यानी राजा अकेला नहीं है कि वो सारे डिसीजन ले, उसमें एक सभा होती है और सभा का हर एक जो भी पर्सन है वो इम्पॉर्टेंट है। जब डिसीजन कोई एक पर्सन ना लेकर बहुत सारे लोगों की कम्युनिटी, एक ग्रुप ले, तो वो रिपब्लिक कहलाता है। तो क्या एंशिएंट इंडिया में रिपब्लिक हुआ करते थे? बिल्कुल, ये कई लोगों को आज पता चला होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमारा इंडिया में पहले केवल मोनार्की, केवल तानाशाह राजा ही होता था कि भाई सम्राट अशोक हैं वही सर्वस्व हैं, वही पूरे इंडिया के मतलब वो है। इसके साथ साथ कई जगह पे क्या था? रिपब्लिक भी था। तो वज्जी जो महाजनपदा है वो कैसा था? रिपब्लिक था। गण संघ, गण या संघ बोलेंगे या गण संघ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन अ गण और अ संघ देयर वर नॉट वन, एक व्यक्ति नहीं था बल्कि बहुत सारे रूलर होते थे। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मेन रूल टुगेदर ईच वन वाज नोन एज राजा। तो आप सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग होंगे? 5, 10 नहीं, हो सकता है कि 1000 लोग हों उस ग्रुप में, 1000, और सभी राजा हैं, ठीक है, यानी कि ग्रुप रूल कर रहा है। दीज राजास परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, ये सारे राजा मिलके एक साथ सारे रिचुअल्स करते थे। दे ऑल्सो मेट इन असेंबली एंड डिसाइडेड वॉट हैड टू बी डन एंड हाउ, ये सारे ही मिलके डिसीजन लेते थे कि आगे क्या करना है, कैसा करना है। डिस्कशन होता था, उस पर वाद विवाद चर्चा होती थी। एक एग्जाम्पल दिया गया है, इफ़ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी, मान लो किसी ने उन पर आक्रमण कर दिया, दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन, तो वो सारे मिलके डिसीजन लेते थे कि अब आगे की क्या उनकी योजना होगी, क्या डिसीजन लिया जाएगा। हाउएवर विमेन, दास या कामकारास कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबलीज। लेकिन इसमें भी हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है। कहने को ये गण संघ है,
यानी सभी लोग मिलके फैसला ले रहे हैं, लेकिन फिर भी विमेन को, शूद्र को या लैंडलेस लेबरर्स को, जिनके पास अपना लैंड नहीं होता था, उनको इतना निम्न समझा जाता था कि उनको असेंबली अटेंड करने की इजाज़त नहीं थी। अब हम बात करते हैं अजातशत्रु की और वज्जी की। अजातशत्रु कहाँ का रूलर था? मगध का। और वज्जी अलग महाजनपद है। तो इनमें क्या रिलेशन है? अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जी। अजातशत्रु वज्जी पे अटैक करना चाह रहा था और उसने अपने एक मिनिस्टर को, जिसका नाम था वासकार, उसको कहाँ भेजा? बुद्ध के पास भेजा, ये जानने के लिए क्या अटैक करना सही रहेगा या नहीं। बुद्ध, आप महात्मा बुद्ध के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगी उसमें। The Buddha asked whether the Vajjis met frequently in full assemblies. When he heard that they did, he replied that Vajjis would continue to prosper as long as they held full and frequent public assemblies. तो बुद्ध ने कहा कि अगर वज्जी अब तक गण संघ है, यानी सब लोग मिलके डिसीजन लेते हैं, है ना, सब लोग एक साथ मिलके एक्शन करते हैं, सब लोग एक साथ रूल्स को फॉलो करते हैं, तो वो कभी हारेगा नहीं। दे रेस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर, ये सब वज्जी की खास बातें कही गई हैं, ठीक है। चैत्य, लोकल श्राइन्स वर मेंटेन इन बोथ टाउन एंड विलेज, तो ये सब चीज़ वज्जी की करेक्टरिस्टिक बताई गई है। मेन आपको इसमें से क्या याद रखना है? देखो, मैंने अजात शत्रु में बार बार बोल रही हूँ, यहाँ अजात शत्रु लिखा है, वो दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, तो उसको आप वो नहीं करेंगे। अजात शत्रु के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर कौन थे? वासकार, ये आपको याद रखना है। कहाँ, किस पे अटैक करने की योजना बनाई? वज्जी पे। किससे मिलने गए? बुद्ध से मिलने गए। बुद्ध ने वज्जी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताई? ये सब, ये आपको याद करनी है। चलिए, अब आपका एक लास्ट, हर चैप्टर में एक बॉक्स दिया रहता है, उसको हम देख लेते हैं। ग्रीस और एथेंस को इन्होंने कहा है कि आप देखिए कि कहाँ पे है। तो ग्रीस की बात इसमें क्यों की गई है? क्योंकि एलेक्जेंडर का जिक्र किया गया है, और एलेक्जेंडर कहाँ के थे? ग्रीस, ठीक है, मैसेडोनिया वहीं का है। तो 2500 साल पहले, यानी 600 BC की अगर हम बात करें, तो पीपल ऑफ एथेंस सेट अप अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच वॉज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। तो आपको लगता होगा हमने मोनार्की देख ली, रिपब्लिक देख लिया, क्या पहले इतने पुराने टाइम में 600 BC के आसपास क्या डेमोक्रेसी होती थी? जी हाँ, होती थी, बिल्कुल डेमोक्रेसी थी। कहाँ पे? एथेंस में थी, जो बहुत 200 सालों तक वो डेमोक्रेसी वहाँ कायम रही। तो आपसे पूछेंगे एक क्वेश्चन 100% कि ऐसा कौन सा कंट्री है या कौन सा जगह है जहाँ पे डेमोक्रेसी 6000 BC के आसपास भी एग्जिस्ट करती थी? तो योर आंसर विल बी एथेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस मैं बता रही हूँ, बाकी आप खुद ही रीड करेंगे। सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड द नेवी। यहाँ के जो सिटीजन्स थे उनके लिए कंपलसरी था कि वो आर्मी और नेवी में अपनी को सर्व करें, यानी उसमें पार्ट लें। विमेन वर नॉट कंसिडर सिटीजन। देखिए, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन भाई औरतों के साथ, महिलाओं के साथ एंशिएंट टाइम से ही चलता आ रहा है। कितना भी हम डेमोक्रेसी की बात कर लें, आगे बढ़ जाएं, इस टाइम पे भी सिचुएशन ये है कि विमेंस को सिटीजन, नागरिक ही नहीं समझा जा रहा है। तो एथेंस में भी ये सिचुएशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विमेन वर नॉट कंसिडर सिटीजन एट दैट टाइम, ठीक है, उस टाइम पे भी। मैनी फॉरेनर्स हु लिव्ड एंड वर्कड इन एथेंस एज मर्चेंट एंड क्राफ्ट पर्सन डिड नॉट हैव राइट एज सिटीजन। साथ साथ जो लोग मान लो बाहर ग्रीस में, एथेंस में एज ट्रेडर्स आए हैं, व्यापार करने आए हैं, तो उनको, जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर यानी जो उस लैंड के लिए नए हैं, जो लोग बाहर से व्यापार करने आए हैं, उनको भी सिटीज़न का राइट नहीं दिया जाता था, उनको भी सिटीज़न नहीं समझा जाता था। तो आई थिंक मैंने अच्छे से आपको सारा समझा दिया है। कोई भी आपको डाउट हो, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।